मूवी की शुरुआत होती है जॉन गैरिटी से, जो एक सिविल इंजीनियर होता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डिजाइन करता है। ऑफिस में काम खत्म करने के बाद जॉन ऑफिस से निकलता है और अपनी कार में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ता है। जब जॉन रोड पर ड्राइव कर रहा होता है तब उसकी कार के रेडियो पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज चल रही होती है। न्यूज रिपोर्टर बताता है कि क्लार्क नाम का एक डेंजरस कॉमेट या मीटियर अर्थ के बहुत करीब से गुजरने वाला है। रिपोर्टर कहता है कि ये इतिहास का सबसे क्लोज कॉमेट पास होगा, जो धरती के सिर्फ बहुत कम डिस्टेंस से निकलेगा। साइंटिस्ट के हिसाब से इससे कोई डेंजर नहीं है और लोग इसे आसमान में एक ब्यूटीफुल लाइट शो की तरह देख पाएंगे। लेकिन जॉन इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद जॉन अपने घर पहुंच जाता है। घर के अंदर जाते ही वो देखता है कि उसकी वाइफ एलिसन ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रही होती है। जॉन उसे आवाज नहीं लगाता, बल्कि दीवार पर हल्का सा हाथ मारकर साउंड करता है। असल में दोनों के बीच कुछ टाइम से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। इसी वजह से दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे और थोड़े ऑकवर्ड रहते थे। उसके बाद जॉन बोलता है, ये सब लड़ाई और मिसअंडरस्टैंडिंग कब तक चलेगी? एलिसन थोड़ा सीरियस होकर कहती है, मुझे बस थोड़ा और टाइम चाहिए। इतना बोलकर एलिसन नहाने चली जाती है। तभी उनका बेटा नेथन वहां आ जाता है। अपने पापा को देखते ही नेथन बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर जॉन के पास आ जाता है। उसके बाद जॉन और नेथन बात करने लगते हैं। जॉन नेथन की ड्राइंग बुक देखता है और बोलता है, वाओ, तुमने तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। नेथन एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ, ये क्लार्क कॉमेट की ड्राइंग है। फिर नेथन बताता है कि उसके टीचर ने स्कूल में बताया था कि क्लार्क इतना डेंजरस नहीं है। तभी जॉन पूछता है, तुम्हारी मेडिसिन सही से काम कर रही है ना? यहाँ हमें पता चलता है कि नेथन डायबिटीज का पेशेंट है। इसी वजह से उससे एक स्पेशल इंसुलिन पंप के थ्रू रेगुलर इंसुलिन लेना पड़ता है। उसके बाद जॉन और नेथन टीवी देख रहे होते हैं। नेथन पढ़ाई कर रहा होता है, जबकि जॉन घर का थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है। तभी टीवी न्यूज में बताया जाता है कि क्लार्क कॉमेट कोई एक सिंगल मीटर नहीं है। असल में बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट मिलकर ये कॉमेट बना हुआ है। इसी वजह से साइंटिस्ट को इसे प्रॉपरली ट्रैक करने में दिक्कत हो रही होती है। न्यूज रिपोर्टर बताता है कि कॉमेट की टेल इतनी ज्यादा लंबी है कि साइंटिस्ट अभी तक उसका लास्ट हिस्सा भी लोकेट नहीं कर पाए हैं। तभी जॉन नेथन से बोलता है, चलो अब होमवर्क कंप्लीट करो। नेथन मुंह बनाकर कहता है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर जॉन हंसता है और बोलता है, तुम्हें मैथ्स पसंद नहीं? अगर फ्रैक्शंस नहीं सीखे तो फ्यूचर में स्काई स्क्रैपर कैसे बनाओगे? उसके बाद रात हो जाती। जॉन अपनी कार से कुछ सामान निकालता है और घर के बेसमेंट में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जॉन जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। नेथन अपनी टेलीस्कोप से आसमान में क्लार्क कॉमेट को देख रहा होता है और जॉन साथ ही टीवी न्यूज भी सुन रहा होता है। न्यूज में बताया जाता है कि क्लार्क कॉमेट के कुछ फ्रैगमेंट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाले हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से ये टुकड़े पैसिफिक ओशन में गिरेंगे, इसलिए किसी सिटी को डेंजर नहीं है। जॉन उसे देखकर बोलता है, पार्टी में आ रहे हो ना? एड हंसता हुआ बोलता है, फ्री का खाना मैं कभी मिस नहीं करता। उसी वक्त एलिसन जॉन से कहती है, हमें बियर और वाइन चाहिए, मार्केट से ले आओ। ये सुनकर जॉन थोड़ा इरिटेट कर बोलता है, मैं यहाँ ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। लेकिन एलिसन कहती है, 1 घंटे में सब गेस्ट आने वाले हैं, प्लीज जल्दी ले आओ। इसके बाद जॉन और नेथन मार्केट चले जाते हैं। वहां दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं और बहुत सारा सामान ट्रॉली में भर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक जॉन के फोन पर एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट आता है। सबसे अजीब बात ये होती है कि ये अलर्ट सिर्फ जॉन के फोन पर आया होता है। ये देखकर जॉन थोड़ा कंफ्यूज्ड और नर्वस हो जाता है। जॉन तुरंत फोन उठाता है। फोन में एक ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज चलने लगता है। उस वॉइस मैसेज में बोला जाता है, जॉन गैरिटी, आपके साथ एलिसन गैरिटी और नेथन गैरिटी को इमरजेंसी शेल्टर इवैक्यूएशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। वॉइस मैसेज में ये भी बोला जाता है कि ये कोई टेस्ट नहीं है और उन्हें एक पर्सनल इवैक्यूएशन पॉइंट पर रिपोर्ट करना होगा। ये सब सुनते ही जॉन सीरियस हो जाता है और नेथन को लेकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ता है। वापस आते वक्त जॉन नोटिस करता है कि रोड्स पर बहुत सारी मिलिट्री व्हीकल्स दौड़ रही होती हैं और आसमान में भी कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स उड़ रहे होते हैं। अब जॉन को लगने लगता है कि सिचुएशन सच में डेंजरस है। जैसे ही जॉन घर पहुंचता है, वो देखता है कि घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। असल में उनके नेबर्स और फ्रेंड्स पार्टी करने के लिए आए होते हैं और सब लोग एक साथ टीवी पर क्लार्क कॉमेट का लाइव इम्पैक्ट देख रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि कॉमेट का फ्रैगमेंट पैसिफिक ओशन में गिरने वाला है। जॉन सीधा एलिसन के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम्हारे फोन पर भी प्रेसिडेंशियल अलर्ट आया था? एलिसन हैरान होकर बोलती है, नहीं, मेरे फोन पर तो कुछ भी नहीं आया। फिर वो कहती है, शायद कोई इमरजेंसी टेस्ट होगा।
लेकिन जॉन सीरियस होकर बोलता है, मुझे नहीं लगता ये टेस्ट है। जब मैं आ रहा था तब मैंने बहुत सारी मिलिट्री व्हीकल्स और प्लेन्स देखे। जॉन उन्हें बताता है कि उनकी फैमिली को किसी सीक्रेट शेल्टर लोकेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। तभी उनका फ्रेंड एड उन्हें आवाज लगाता है और बोलता है, जल्दी आओ, लाइव इम्पैक्ट शुरू होने वाला है। सब लोग एक्साइटमेंट के साथ टीवी देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है तभी अचानक बाहर से एक बहुत ही जोर का एक्सप्लोजन जैसा साउंड सुनाई देता है। ये आवाज इतनी पावरफुल होती है कि सब लोग डर जाते हैं। जॉन तुरंत घर के बाहर जाकर देखता है, उससे आसमान में बहुत सारे बर्ड्स इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं और तभी एक डेंजरस शॉक वेव उनके एरिया तक पहुंच जाती है। हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जॉन पीछे की तरफ गिर जाता है और घर के कई ग्लास और विंडोज टूट जाते हैं। सब लोग पैनिक में आ जाते हैं। तभी टीवी न्यूज पर इमरजेंसी ब्रेकिंग न्यूज आती है। रिपोर्टर शॉक में बताता है कि कॉमेट का फ्रैगमेंट पैसिफिक ओशन में नहीं गिरा, बल्कि सीधा फ्लोरिडा से टकरा गया है। इम्पैक्ट इतना डेंजरस होता है कि पूरा सिटी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। न्यूज में बताया जाता है कि कॉमेट का साइज एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा था। ये सब देखकर पार्टी में आए सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी जॉन के फोन पर वही प्रेसिडेंशियल अलर्ट दोबारा आता है और इसी समय टीवी पर भी इमरजेंसी मैसेज टेलीकास्ट होने लगता है। टीवी पर बताया जाता है कि जॉन गैरिटी और उसकी फैमिली को इवैक्यूएशन के लिए सेलेक्ट किया गया है और वो किसी और पर्सन को साथ नहीं ले जा सकते। ये देखकर सब गेस्ट शॉक हो जाते हैं। कुछ लोग बोलने लगते हैं, सिर्फ जॉन के फोन पर ही अलर्ट क्यों आया? एक और गेस्ट बोलता है, शायद गवर्नमेंट सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को ही शेल्टर भेज रही है। ये सब सुनते ही पार्टी का माहौल कंप्लीटली बदल जाता है। सब गेस्ट डर के मारे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जॉन और एलिसन जल्दी जल्दी बैकपैक्स में कपड़े और जरूरी सामान रखने लगते हैं। तभी जॉन पूछता है, नेथन का इंसुलिन बैग कहाँ है? एलिसन बोलती है, फ्रिज में रखा हुआ है। उसके बाद वो लोग नेथन का इंसुलिन और बाकी जरूरी सामान लेकर घर से निकल जाते हैं और कार में बैठकर इवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ जाने लगते हैं। तभी नेथन की दोस्त एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ बाहर आती है और जॉन को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है, लेकिन जॉन गाड़ी नहीं रोकता और दुखी होकर बोलता है, हम किसी और को साथ नहीं ले जा सकते। इसी वजह से जॉन उन्हें छोड़कर वहां से चला जाता है। ये देखकर वो लड़की और उसकी माँ रोते रह जाते हैं। एलिसन भी इमोशनल हो जाती है और जॉन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन बोलता है, अगर मैं उन्हें साथ ले भी जाऊं तो मिलिट्री उन्हें फ्लाइट में चढ़ने नहीं देगी, फिर मैं क्या करूंगा? उसके बाद वो लोग हाईवे पर पहुंचते हैं। वहां चारों तरफ पूरी तरह कियोस मचा हुआ होता है। तभी वो लोग एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं जहां से उन्हें एयरपोर्ट जाना होता है, लेकिन वहां बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लगा होता है। ये देखकर जॉन अपनी कार रिवर्स करता है और एक दूसरे रास्ते से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद उन्हें बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं जो उसी मिलिट्री एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती हैं। आगे रोड कंप्लीटली जैम होने की वजह से जॉन और उसकी फैमिली गाड़ी छोड़ देते हैं और बैकपैक्स लेकर पैदल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ लगी होती है। सब लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जॉन किसी तरह एलिसन और नीथन को लेकर आगे पहुंच जाता है। वो सोल्जर्स से बोलता है, मेरे पास QR कोड है। असल में प्रेसिडेंशियल अलर्ट के साथ गवर्नमेंट ने उन्हें एक स्पेशल QR कोड भेजा था जिसके थ्रू सेलेक्टेड लोग एयरपोर्ट के अंदर जा सकते थे। जॉन QR कोड दिखाता है और सोल्जर्स उन्हें अंदर जाने देते हैं। उसके बाद जॉन और उसकी फैमिली एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर भी बहुत सारे सेलेक्टेड लोग और मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। सबकी चेकिंग की जा रही होती। तभी सोल्जर्स अनाउंस करते हैं कि हर फैमिली सिर्फ एक ही बैग अपने साथ ले जा सकती है। ये सुनकर जॉन बोलता है, एक बैग? हम 3 लोग हैं। लेकिन एक सोल्जर कहता है, एक फैमिली के लिए सिर्फ एक ही बैग अलाउड है। उसके बाद जॉन और एलिसन जल्दी जल्दी अपने बैग्स खोलते हैं और सिर्फ जरूरी सामान एक छोटे बैग में रखने लगते हैं। तभी एलिसन नेथन का इंसुलिन बैग चेक करती है, लेकिन उसे इंसुलिन का बैग नहीं मिलता। एलिसन घबराकर नेथन से पूछती है, तुमने इंसुलिन बैग कहाँ रखा? नेथन धीरे से बोलता है, मैंने कार में से एक ब्लैंकेट निकाला था, शायद तभी बैग गिर गया। ये सुनकर जॉन टेंशन में आ जाता है। उसके बाद जॉन डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर इंसुलिन बैग वापस लेकर आएगा। जॉन एक सोल्जर के पास जाकर पूछता है, मुझे बाहर जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? सोल्जर उसे जाने देता है, लेकिन वार्निंग देते हुए बोलता है, 14 मिनट के अंदर प्लेन टेक ऑफ करेगा, उससे पहले वापस आ जाना। उसके बाद जॉन बाहर निकलने लगता है। गेट के पास पहुंचकर जॉन एक और सोल्जर से पूछता है, मेरे पास QR कोड है, क्या मैं बाहर जाकर वापस अंदर आ सकता हूँ? सोल्जर बोलता है, हाँ, लेकिन जल्दी आना। उसके बाद सीन एलिसन की तरफ शिफ्ट होता है।
एलिसन एयरपोर्ट के अंदर खड़ी होकर जॉन का वेट कर रही होती है। काफी देर हो जाने के बाद एलिसन टेंशन में एक मिलिट्री ऑफिसर के पास जाती है और बोलती है, मेरा हस्बैंड बाहर गया है, वो मेरे बेटे का इंसुलिन बैग लेने गया है, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए। ये सुनकर सोल्जर पूछता है, मेडिसिन किसकी है? एलिसन जवाब देती है, मेरे बेटे की। ये सुनकर सोल्जर तुरंत सीरियस हो जाता है और पास खड़े दूसरे सोल्जर से बोलता है, ये बच्चा डायबिटिक है। उसके बाद वो सोल्जर अपने वॉकी टॉकी पर किसी से बात करता है और एलिसन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। अभी सीन दोबारा जॉन की तरफ शिफ्ट होता है। जॉन पार्किंग एरिया की तरफ भागता है और कार में इंसुलिन बैग ढूंढने लगता है। उसे नेथन का इंसुलिन बैग मिल जाता है। उसके बाद सीन फिर से एलिसन की तरफ शिफ्ट होता है। वो दोनों सोल्जर एलिसन और नेथन को एक सीनियर फीमेल कमांडर के सामने लेकर जाते हैं। एक सोल्जर बोलता है, मैम ये बच्चा डायबिटिक है। ये सुनकर फीमेल कमांडर सीरियस होकर बोलती है, तो आप लोग प्लेन में नहीं जा सकते, हम किसी भी क्रॉनिक पेशेंट को इवैक्यूएशन फ्लाइट में अलाउ नहीं कर सकते। ये सुनकर एलिसन शॉक हो जाती है और बोलती है, अगर मैं सोल्जर्स को नहीं बताती तो आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर भी फीमेल कमांडर उन्हें परमिशन नहीं देती। तब एलिसन इमोशनल होकर बोलती है, अगर यहाँ आपका परिवार होता तो? ये सुनकर फीमेल कमांडर धीरे से बोलती है, यहाँ ज्यादा सोल्जर्स के अपने परिवार भी सेलेक्ट नहीं हुए, हम सिर्फ वॉलंटियर की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद फीमेल कमांडर फोन पर किसी से बात करती है और उनके बारे में सब कुछ बता देती है। तभी सीन दोबारा जॉन की तरफ शिफ्ट होता है। जॉन एयरपोर्ट के अंदर वापस आ जाता है और एलिसन और नेथन को ढूंढने लगता है। लेकिन जब उसे वो दोनों कहीं नहीं दिखते, तब वो एक फीमेल सोल्जर के पास जाकर पूछता है, एक छोटा सा लड़का और काले बालों वाली एक औरत, क्या आपने उन्हें देखा है? ये सुनकर फीमेल सोल्जर बोलती है, यहाँ बहुत सारे बच्चे और औरतें हैं, मैं इतना नहीं बता सकती। अगर उनके पास QR कोड है तो शायद वो लोग प्लेन में ही होंगे। ये सुनकर जॉन जल्दी से प्लेन के अंदर जाने लगता है। उसके बाद सीन फिर से एलिसन की तरफ शिफ्ट होता है। एलिसन हेड सोल्जर से रोते हुए बोल रही होती है, प्लीज उन्हें ढूंढिए। लेकिन फीमेल कमांडर बोलती है, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, और यहाँ कम से कम 2000 प्लेन्स हैं। उसके बाद हमें जॉन दिखाया जाता है, जो प्लेन के अंदर आ चुका होता है। वो प्लेन के अंदर एलिसन और नेथन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो दोनों कहीं नहीं मिलते। तब जॉन ऑल्सन को मैसेज करके पूछता है, तुम किस प्लेन में हो? लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से मैसेज सेंड ही नहीं हो पाता। तभी जॉन के पास बैठा एक आदमी उसके हाथ में इंसुलिन देखकर पूछता है, ये क्या है? जॉन बोलता है, ये मेरे बेटे का इंसुलिन। ये सुनकर वो आदमी बोलता है, मेरे भतीजे को भी एक बीमारी थी, इसी वजह से उसे प्लेन में आने नहीं दिया, तुम्हें कैसे अलाउ कर दिया? क्या तुम्हारा किसी बड़े आदमी के साथ कनेक्शन है? ये सुनकर जॉन टेंशन में आ जाता है। जॉन तुरंत उठकर एक सोल्जर के पास जाता है और बोलता है, मुझे बाहर जाना है, मेरी वाइफ और मेरा बेटा बाहर हैं। उसके बाद जॉन प्लेन से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी एयरपोर्ट के बाहर खड़े बहुत सारे लोग रनवे की तरफ भागने लगते हैं। ये देखकर सारे सोल्जर्स पैनिक में आ जाते हैं और भीड़ को रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी भीड़ में से भी एक आदमी सोल्जर्स पर गोली चला देता है। उसी वक्त एक सोल्जर के हाथ से फ्यूल पाइप नीचे गिर जाता है और रनवे पर फ्यूल लीक होने लगता है। ये देखकर जॉन जोर जोर से सबको वहां से दूर भागने के लिए बोलने लगता है और तभी अचानक एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। दूसरी तरफ एलिसन और नेथन बहुत बड़ा आग का गुब्बारा देखते हैं। नेथन डर कर बोलता है, पापा उस प्लेन में थे। लेकिन एलिसन उसे संभालते हुए बोलती है, नहीं, तुम्हारे पापा उस प्लेन में नहीं थे। दूसरी तरफ एक्सप्लोजन के बाद भी जॉन बच जाता है। जॉन एक सोल्जर से पूछता है, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, क्या वो यहाँ से गए हैं? तब सोल्जर को याद आता है और वो बोलता है, हाँ, वो अभी कुछ देर पहले यहाँ से चले गए। ये सुनकर जॉन को थोड़ी राहत मिलती है। तभी सीन एलिसन की तरफ शिफ्ट होता है। एलिसन और नेथन अपनी कार के पास होते हैं। इसी बीच नेथन के पेट में लगा इंसुलिन पाउच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। ये देखकर एलिसन टेंशन में इंसुलिन ढूंढने लगती है, लेकिन जॉन इंसुलिन बैग पहले ही अपने साथ ले गया होता है। ये देखकर एलिसन नेथन को लेकर एक फार्मेसी की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद जॉन भी वहां पहुंचता है और उसे एक छोटी सी पर्ची मिलती है। उस पर लिखा होता है कि एलिसन नेथन को लेकर अपने फादर के घर जा रही है। ये देखकर जॉन को थोड़ी राहत मिलती है कि वो दोनों अभी सेफ हैं। दूसरी तरफ एलिसन एक मेडिकल स्टोर ढूंढ लेती है जहां बहुत सारे लोग लूट मार कर रहे होते हैं। एलिसन भी जल्दी जल्दी नेथन के लिए इंसुलिन ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे इंसुलिन मिल भी जाता है। वो नेथन को इंसुलिन लगाने ही वाली होती है। तभी अचानक कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन एलिसन और नेथन किसी तरह बच जाते हैं और तभी उन्हें कार दिखाई देती है। एलिसन उस कार के पास जाकर पूछती है,
क्या आप लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं? प्लीज हमें भी साथ ले चलिए। कार में एक पति पत्नी बैठे होते हैं और वो दोनों एलिसन और नेथन को कार में बैठा लेते हैं। रास्ते में वो आदमी एलिसन से पूछता है, क्या तुम लोग अकेले हो? एलिसन बोलती है, मेरा हस्बैंड और मैं बिछड़ गए हैं। तब वो आदमी पूछता है, क्या तुम लोग प्लेन में थे? एलिसन बोलती है, हाँ। फिर वो पूछता है, फिर तुम्हें बाहर क्यों निकाल दिया? एलिसन दुखी होकर बोलती है, मेरे बेटे को डायबिटीज है, इसी वजह से हमें प्लेन में जाने नहीं दिया गया। ये सुनकर वो आदमी भी दुखी हो जाता है और बोलने लगता है कि ऐसी सरकार है, उन्हें पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। उसके बाद सीन जॉन की तरफ शिफ्ट होता है। जॉन रास्ते में कोई गाड़ी ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पार्टी चल रही होती है। ये देखकर जॉन वहाँ चला जाता है। तभी उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। जॉन तुरंत एलिसन को फोन करता है। एलिसन फोन उठाकर बोलती है, मैं अपने फादर के घर जा रही हूँ, तुम भी वहाँ आ जाना। लेकिन नेटवर्क बहुत वीक होने की वजह से जॉन को प्रॉपरली कुछ सुनाई नहीं देता। ये देखकर जॉन फ्रस्ट्रेट होकर नीचे चला आता है। नीचे आते ही उसे एक कार दिखाई देती है। जॉन ड्राइवर के पास जाकर पूछता है, तुम लोग किधर जा रहे हो? ड्राइवर बोलता है, नॉर्थ कनाडा की तरफ। तब जॉन बोलता है, क्या तुम मुझे लेक्सिंगटन केंटकी तक ले जा सकते हो? ये सुनकर ड्राइवर उसे कार में बैठने के लिए बोल देता है। कार में जॉन की मुलाकात एक लड़के से होती है। वो लड़का जॉन से पूछता है, तुम क्या काम करते हो? जॉन बोलता है, मैं एक इंजीनियर हूँ, स्काई स्क्रेपर्स डिजाइन करता हूँ। ये सुनकर वो लड़का बोलता है, गवर्नमेंट ने लोगों को उनके काम के हिसाब से सेलेक्ट किया है, तुम इंजीनियर हो इसलिए तुम्हारी बहुत जरूरत होगी। उसके बाद जॉन उस लड़के से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का दुखी होकर बोलता है, मैं बहुत सालों से अपनी मॉम और फैमिली से नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाला था, इसी वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया था। ये सुनकर जॉन को भी बुरा लगता है। तभी वो लड़का बोलता है, हम लोग कनाडा जा रहे हैं, वहां से एक प्राइवेट प्लेन ग्रीनलैंड जाएगा और हमें शेल्टर तक पहुंचाएगा। ये सुनकर जॉन बोलता है, मैं अभी तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, मुझे पहले अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढना है। उसके बाद सीन फिर से एलिसन की तरफ शिफ्ट होता है। तभी वो आदमी एलिसन से बोलने लगता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तुम लोग एयरपोर्ट के अंदर तक चले गए और फिर भी तुम्हें जाने नहीं दिया गया। ये सुनकर एलिसन को थोड़ा अजीब लगने लगता है। मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ होगा, उसने तुम्हें धोखा दे दिया है। ये बोलते ही वो अचानक कार रोक देता है और बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं नेथन का ध्यान रखूंगा। ये बोलकर वो आदमी कार से बाहर निकलता है और एलिसन का दूर खोलने लगता है। ये देखकर उस आदमी की वाइफ तुरंत कार का दूर लॉक कर देती है, लेकिन वो आदमी गुस्से में डोर तोड़ देता है और एलिसन को जबरदस्ती बाहर घसीट कर निकाल देता है। इसी दौरान वो एलिसन के हाथ से उसका ब्रेसलेट भी छीन लेता है। उसके बाद वो दोनों नेथन को लेकर कार में वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर एलिसन कार को रोकने की कोशिश करती है। उसके बाद सीन जॉन की तरफ शिफ्ट होता है। जॉन एक कार में बैठा हुआ होता है। तभी उसके सामने बैठा आदमी उससे बोलता है, तुम्हारे पास जो QR कोड और ID है वो मुझे दे दो। ये सुनकर जॉन मना कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनकर वो आदमी अचानक जॉन पर हमला कर देता है। इसी वजह से कार के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार बुरी तरह पलट जाती है। जॉन कार से बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब जॉन को होश आता है तब उसके शरीर में बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। तभी वो हमला करने वाला आदमी दोबारा जॉन के पास आने लगता है, लेकिन इसी वक्त जॉन पास में पड़ा एक भारी सामान उठाकर उस आदमी के सर पर जोर से मार देता है, जिसकी वजह से वो आदमी वहीं मर जाता है। ये देखकर जॉन खुद शॉक में आ जाता है और जो दूसरा आदमी था वो डर कर वहां से भाग जाता है। ये सब आसपास खड़े बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। उसके बाद जॉन उठकर रोड की तरफ आता है और देखता है कि वो लड़का जिससे वो पहले बात कर रहा था वो मर चुका होता है। ये देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सीन एलिसन की तरफ शिफ्ट होता है। एलिसन रोड पर लोगों से हेल्प मांग रही होती है, लेकिन ज्यादातर लोग बिना रुके वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी एक कार रुकती है और एक औरत एलिसन से पूछती है, क्या तुम एयरपोर्ट जा रही हो? ये सुनकर एलिसन बोलती है, हाँ। तब वो औरत उसे कार में बैठने के लिए बोलती है और एलिसन उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ वो पति पत्नी नेथन को लेकर मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं। वो आदमी नेथन से बोलता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस अंदर जाकर ये बोलना कि तुम मेरे बेटे हो, फिर हम अंदर चले जाएंगे और बाद में मैं तुम्हारी मम्मी को वापस ले आऊंगा। ये सुनकर नेथन डर के मारे धीरे से सर हिला देता है। उसके बाद वो दोनों नेथन को लेकर बेस के गेट पर पहुंचते हैं और जोर जोर से बोलने लगते हैं, हमारे पास QR कोड है, हमें अंदर जाने दो। ये सुनकर सोल्जर्स उनकी चेकिंग करने लगते हैं। वो लोग ऑलमोस्ट अंदर जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी नेथन अचानक बोल देता है, ये दोनों मेरे पेरेंट्स नहीं है। ये सुनकर सोल्जर्स तुरंत नेथन को अपने पास
सांस ले लेते हैं और उस पति पत्नी को पकड़कर अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद सीन फिर से एलिसन की तरफ शिफ्ट होता है। उसके बाद एलिसन मिलिट्री बेस पर पहुंच चुकी होती है। वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम लगा होता है। इसी वजह से एलिसन कार से उतर जाती है और मिलिट्री बेस की तरफ पैदल जाने लगती है। बेस के अंदर जाते ही वो एक फीमेल सोल्जर से अपने बेटे के बारे में पूछती है। तब सोल्जर बोलती है, आप हेल्प सेंटर चली जाइए, वहां आपको मदद मिल जाएगी। उसके बाद एलिसन हेल्प सेंटर की तरफ चली जाती है। वहां जाकर वो एक फीमेल वॉलंटियर से बोलती है, एक सोल्जर ने मुझे बताया कि मेरा बेटा यहाँ है। ये सुनकर वॉलंटियर एलिसन को लाइन में लगने के लिए बोलती है, लेकिन एलिसन बहुत ज्यादा टेंशन में होती है और जोर जोर से रोते हुए बोलने लगती है, मेरा बेटा किडनैप हो चुका है। ये सुनकर वहां खड़ा एक मेल वॉलंटियर एलिसन के पास आता है और बोलता है, आप मेरे साथ आइए। उसके बाद वो वॉलंटियर एलिसन को नेथन को ढूंढने में हेल्प करता है। कुछ देर बाद वो लोग नेथन को एक हेल्प सेंटर में ढूंढ लेते हैं। नेथन को देखते ही एलिसन तुरंत उसे गले लगा लेती है। वहाँ एक नर्स भी होती है जो बोलती है, मैंने इसे इंसुलिन दे दिया है और 1 हफ्ते का एक्स्ट्रा इंसुलिन पैक भी रेडी कर दिया है। ये सुनकर एलिसन इमोशनल होकर उस नर्स को गले लगा लेती है। उसके बाद एलिसन वॉलंटियर से पूछती है, मुझे अपने डैड के घर जाना है। तब वॉलंटियर बोलता है, मैं आपको मिलिट्री बस के थ्रू भेज सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉन दिखाया जाता है, जो एक सुनसान एरिया में पहुंच चुका होता है। चारों तरफ सिर्फ खामोशी होती है और कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा होता। जॉन एक घर की खिड़की तोड़कर अंदर चला जाता है और थोड़ा पानी लेकर अपना हाथ मुंह धोता है। उसके बाद वो टीवी ऑन करता है। टीवी पर पूरी दुनिया की तबाही की लाइव न्यूज चल रही होती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि जापान में लाखों लोग मर चुके हैं, कई जगहों पर आग लगी होती है और सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा चुकी होती है। ये सब देखकर जॉन और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उसके बाद वो एक थैंक यू नोट लिखता है और वहां खदी एक कार लेकर तुरंत निकल पड़ता है। कुछ देर बाद जॉन एलिसन के डैड के घर पहुंच जाता है। उसके बाद एलिसन मिलिट्री बस से अपने डैड के घर के पास पहुंच जाती है। वहां से उतरकर वो एक टेलीफोन बूथ से अपने डैड को फोन करती है। कॉल लग जाता है और जॉन फोन उठाता है कि वो सेफ जगह पर है और लोकेशन शेयर करती है। उसके बाद जॉन और एलिसन के डैड तुरंत उसे लेने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब एक ही जगह में जाते हैं। जॉन, एलिसन और नेथन एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और गले लगते हैं। वो घर की तरफ चले जाते हैं। घर पहुंचते ही सब रिलैक्स होते हैं और सेफ होने की खुशी होती है। तब नेथन अपने दादाजी से बोलता है, मुझे अभी पैनकेक खाना है। ये सुनकर उसके दादाजी हंसते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मैं अभी बना देता हूँ। न्यूज में बताया जाता है कि क्लार्क कॉमेट का सबसे बड़ा टुकड़ा अगली सुबह 8 बजे टकराने वाला है और इसका इम्पैक्ट जोन नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के बीच होगा। इसी दौरान ग्रीनलैंड में बने सर्वाइवल बंकर का जिक्र होता है, जिसके बारे में सिर्फ जॉन को पहले से पता होता है। खाना, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग और मेडिकल सप्लाईज अवेलेबल है और वहाँ सर्वाइवल पॉसिबल है। जॉन एलिसन से कहता है, ग्रीनलैंड ये एक रास्ता है, वहीं सेफ जगह है। वो बताता है कि कनाडा में एक प्राइवेट प्लेन है जिसे 2 प्राइवेट पायलट्स ऑपरेट कर रहे हैं और जो सिविलियंस को ग्रीनलैंड ले जा रहा है। जॉन कहता है, हमें सिर्फ 12 घंटे के अंदर वहां पहुंचना होगा, ये हमारा आखिरी मौका है। एलिसन तुरंत पैकिंग और तैयारी शुरू कर देती है। जॉन और एलिसन के फादर से मिलते हैं। जॉन उन्हें भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एलिसन के फादर मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो अपनी वाइफ की यादों के साथ यही रुकना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक एक कॉमेट फ्रेगमेंट उनके बहुत करीब गिरता है, जिससे एक बहुत बड़ा शॉक वेव होता है और घर हिल जाता है। एलिसन के फादर उन्हें फोर्स करते हैं कि वो कार लेकर तुरंत निकल जाएं और सेफ्टी के लिए जॉन को एक गन भी देते हैं। ये एक इमोशनल गुड बाय होता है और जॉन और एलिसन वहां से निकल जाते हैं। हाईवे पर पहुंचते ही उन्हें बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम दिखाई देता है। लोग पैनिक में हैं और रोड्स ब्लॉक हो चुकी होती हैं। रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट आता है कि सब लोग तुरंत सेफ शेल्टर में चले जाएं, क्योंकि मीटियर फ्रेगमेंट्स गिरने वाले हैं। इसी बीच आसमान से छोटे छोटे मीटियर फ्रेगमेंट्स गिरने लगते हैं, जैसे आग की बारिश हो रही हो। कई गाड़ियां तबाह हो जाती हैं और लोग भाग रहे होते हैं। जॉन किसी तरह गाड़ी चलाकर एक जंगल साइड रूट लेता है ताकि भीड़ और इम्पैक्ट जोन से बच सके। वहां वो एलिसन से कहता है, पीछे की सीट पर जाओ और झुक जाओ, सीट बेल्ट टाइट कर लो। तभी जॉन के सामने बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं और वो तुरंत ब्रेक लगा देता है, क्योंकि आगे एक ब्रिज होता है जहां नीचे बहुत लोग शेल्टर ले रहे होते हैं। जॉन और एलिसन गाड़ी से उतरकर सिचुएशन देखने जाते हैं। इसी दौरान एक
आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी मीटियर फ्रैगमेंट की वजह से दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। टक्कर के बाद गाड़ी में आग लग जाती है। जॉन तुरंत उस गाड़ी की तरफ भागता है और ड्राइवर को बाहर निकलने की कोशिश करता है। एक और आदमी भी उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर किसी तरह ड्राइवर को बाहर खींच लेते हैं। लेकिन इसी प्रोसेस में जॉन का हाथ जल जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सब लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो लोग फाइनली उस प्राइवेट एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं जहां कनाडा से ग्रीनलैंड जाने वाला प्राइवेट प्लेन रेडी होता है। जॉन जानबूझकर प्लेन के सामने आ जाता है जिससे प्लेन रुक जाता है। पायलट गुस्से में बाहर आकर पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। जॉन कहता है कि हमें भी ग्रीनलैंड ले चलो, लेकिन पायलट मना कर देता है और कहता है कि ये रिस्क वो नहीं ले सकता। जॉन इंसाइट करता है कि उसके बेटे को ले जाओ। तब एलिसन कहती है कि अगर जाना है तो हम तीनों को साथ ले जाओ। थोड़ी देर बाद पायलट मान जाता है और वो सब प्लेन में बैठ जाते हैं। सुबह होती है और प्लेन ग्रीनलैंड पहुंच जाता है जहां चारों तरफ बर्फ से ढकी जमीन, आइस और रॉकी माउंटेन्स होते हैं। लैंडिंग के दौरान अचानक एक मीटियर फ्रैगमेंट ग्रीनलैंड के पास गिरता है जिससे स्ट्रॉन्ग शॉकवे आती है और प्लेन हिलने लगता है। दोनों इंजन्स फेल हो जाते हैं, लेकिन पायलट किसी तरह एक इंजन रीस्टार्ट कर लेता है और दूसरा भी थोड़ी देर बाद चल पड़ता है। प्लेन क्रैश लैंडिंग करता है, लेकिन सब लोग सेफली बाहर निकल जाते हैं। थोड़े इंजर्ड होते हैं। दूर जॉन को मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाई देता है। सब लोग उन ट्रक्स में बैठ जाते हैं और मिलिट्री शेल्टर तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सेफ्टी मिलती है। थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा मीटियर इंपैक्ट होता है जिसका शॉकवे ग्रीनलैंड तक पहुंचता है, लेकिन बंकर सिक्योर रहता है और सब लोग सेफ बच जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर